नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। आपके पसंदीदा शो सत्यवचन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और सत्यवचन में आज बात महंत की मौत और सुसाइड नोट के सत्यवचन की। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री कभी उलझती है, कभी लगता है कि सुलझ रही है, लेकिन कंक्लूजन पर पहुंच नहीं पाता ये मामला। कोई कह रहा है कि हत्या हुई है, कोई कह रहा है मामला आत्महत्या का ही है और सुसाइड नोट भी इसी ओर इशारा कर रहा है। लेकिन आम जनमानस के मन में सवाल बड़ा है कि एक इतने बड़े महंत जिनके आगे पूरी सत्ता नतमस्तक रहती थी, जिनके नेताओं से मंत्रियों मुख्यमंत्री तक के साथ सीधे डायरेक्ट संबंध, उन्हें क्या आत्महत्या करने के लिए कोई मजबूर कर सकता है? क्या किसी संत का मनोबल इतना कमजोर हो सकता है कि वो आत्महत्या कर ले? सवाल कई हैं और जवाब अब प्रयागराज की पगडंडियों पर पुलिस तलाश रही है। एक महंत की मौत, हमारे गुरु जी की हत्या की गई है। उस मौत की गुत्थी इसके पीछे गहरी साजिश है, इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। गुत्थी को सुलझाती या उलझाती चिट्ठी। नॉर्मल पन्ने पर नहीं लिखा हुआ है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जिसके अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी, उसके लेटर हेड पर बाकायदा सोच विचार कर लंबे तरीके से बैठकर उन्होंने इस पन्ने को लिखा है। चिट्ठी पर लिखे कुछ शब्द, तारीख लिखा हुआ हर पन्ने के ऊपर में। देखिए दाहिने साइड में 20 तारीख लिखी हुई है, तो पूरा 8 पन्ने का सुसाइड नोट है। उनके मन में क्या क्या चल रहा था। शब्दों के जाल में उलझा मौत का रहस्य। अपना नाम और दस्तखत भी कर रहे हैं नरेंद्र गिरी, ताकि कोई भी पन्ने के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। क्या है महंत की मौत का सच? क्या सुसाइड नोट खुद महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा? इतने बड़े महंत की मौत में क्या है महिला कनेक्शन? आनंद गिरी का नाम लिखा हुआ है कि किस तरीके से आनंद गिरी किसी महिला के साथ उनका वीडियो जोड़ करके सोशल मीडिया में वायरल कर सकता था। और उस कनेक्शन के पीछे क्या है आनंद गिरी का षड्यंत्र? और इन्हीं सवालों का सत्यवचन जानना आज बहुत जरूरी हो चला है, क्योंकि कल तक जो मौत पहेली थी, आज उसकी परतें खुलना शुरू हो गई हैं। 8 पन्ने का सुसाइड नोट अब सबके सामने आ चुका है। और भले ही आनंद गिरी खुद को शुरू से निर्दोष बता रहे हैं। मेरे जीवन काल में मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में मैंने निष्पक्ष धर्म की सेवा की, हनुमान जी की सेवा की है। भले ही आनंद गिरी ये कह रहे हैं उनके गुरु की हत्या हुई है। मेरे गुरुजी ने आत्महत्या नहीं की, उनको मारा गया है, उनकी हत्या हुई है। वो मर नहीं सकते, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। भले ही वो कहते हैं कि उन पर लगे सारे आरोप निराधार हैं। मुझे आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि गुरुजी तुम्हारी वजह से परेशान है। मुझे आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि गुरुजी किसी डिप्रेशन के शिकार में है। लेकिन आज जब सुसाइड नोट सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि नरेंद्र गिरी ने साफ लिखा है, मैं महंत नरेंद्र गिरी वैसे तो 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया।
आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर फोटो वायरल कर देगा, मैंने सोचा कहां सफाई दूंगा, एक बार बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो पद गरिमामयी है, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। और यहीं से आनंद गिरी पर शक गहराता चला गया, क्योंकि नरेंद्र गिरी ने न सिर्फ अपनी मौत का जिम्मेदार उन्हें ठहराया, बल्कि उन्हें एक ब्लैकमेलर बताया। वो ब्लैकमेलर जो कभी नरेंद्र गिरी का सबसे प्रिय शिष्य हुआ करता था। गुरु पूर्णिमा के दिन इनका अधिकार है, ये बाघंबरी गद्दी में आ सकते हैं और हमेशा हमारे शिष्य बनते हैं। वो ब्लैकमेलर जिसके ऐशो आराम के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे। वो ब्लैकमेलर जो खुद ऑस्ट्रेलिया में एक महिला को छेड़ने का आरोपी रह चुका है। वो इस बार अपने गुरु को ही किसी महिला के साथ फंसाने की प्लानिंग कर रहा था। अगर आप इस पन्नों को गौर से पढ़ें, देखिए इसमें सबसे ऊपर ये नॉर्मल पन्ने पर नहीं लिखा हुआ है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जिसके अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी। उसके लेटर हेड पर बाकायदा सोच विचार कर लंबे तरीके से बैठकर उन्होंने इस पन्ने को लिखा है, सिलसिलेवार तरीके से लिखा है। आनंद गिरी का नाम लिखा हुआ है कि किस तरीके से आनंद गिरी किसी महिला के साथ उनका वीडियो जोड़ करके सोशल मीडिया में वायरल कर सकता था, इस बात की उन्हें आशंका थी, ये इसमें जिक्र किया हुआ है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि वो आनंद गिरी जो नरेंद्र गिरी का पक्का चेला था, जो बाघंबरी गद्दी का अगला वारिस था, आखिर क्यों उसने अपने ही गुरु के खिलाफ षड्यंत्र रच डाला? तो इसके जवाब के लिए हमें मई महीने में चलना होगा, जहां से सारा विवाद शुरू है। 2021 के मई महीने में आनंद गिरी ने बगावत की। मठ की संपत्ति बेचे जाने का विरोध आनंद गिरी ने किया। एक और शिष्य आशीष गिरी की हत्या का आरोप तक लगाया। जवाब में कार्रवाई करते हुए नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को मठ से निष्कासित कर दिया। और उस वक्त आनंद गिरी ने जो कहा था उसके तार सीधे हाथ से जुड़ते। जरा पहले आनंद गिरी का वो बयान सुनिए। हमारे संत समाज का जो आदेश है सर आंखों पे, जैसे कि कहा जा रहा है कि 3 साल तप करो, 10 साल तप करो, 15 साल तप करो। मैं अपने पूरे जीवन को ही तप मानता हूँ और मुझे पूरे जीवन ही तप करना है। एक साल 2 साल के लिए साधु नहीं बनना है। जब मैंने बाल्यकाल से अपना जीवन दे दिया तो मैंने दे दिया। और एक बहुत अच्छी बात मुझे समझ में आ रही है कि भगवान राम का जब जन्म हुआ तो जन्मोत्सव मनाया गया और धूमधाम से उनकी छठी मनाई गई, उनका विवाह संस्कार हुआ और फिर उनके जीवन में भयंकर भूचाल आया और वो वनवास की ओर निकले। तब लोगों ने कहा कि नहीं, उन्हें वनवास नहीं जाना चाहिए। राम वनवास ना जाते तो रावण कैसे मरता? राम वनवास ना जाते तो रावण कैसे मरता? सवाल है यहाँ आनंद गिरी ने रावण किसे कहा? क्या मई के महीने से ही आनंद गिरी के दिमाग में कुछ चल रहा था? क्या वो कुछ प्लानिंग कर रहा था? क्योंकि मौत के बाद बरामद हुए सुसाइड नोट में तो नरेंद्र गिरी की तरफ से साफ लिखा गया है, इससे दुखी होकर मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारियों एवं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ, मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। यानी जाते जाते वो आनंद गिरी पर कार्रवाई की बात कर गए। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आनंद गिरी सीधे सीधे नरेंद्र गिरी पर मठ की संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाते थे। यानी सारा लफड़ा तो संपत्ति और जमीन के विवाद से ही शुरू हुआ। मुझे लगता है कि वह किसी के दबाव में है और इन्हीं कारणों से वो मठ की संपदा का नुकसान पहुंचा रहे हैं। चूंकि ये संपदा सैकड़ों वर्ष पुरानी है और पुरानी होने के नाते हम इसका संवर्धन तो कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, इसमें वृद्धि कर सकते हैं, परंतु इसे बेच नहीं सकते। बस इन्हीं बातों का मतभेद था जो आज इस पटल तक आ चुका है। मुझ पे बेबुनियाद आरोप लगाए गए और आरोपों को लगाते ही कुछ घंटों में मुझ पर कार्रवाई हो गई, सजा दे दी गई। आज मेरी स्थिति आप सबके समकक्ष है। मुझे कोई महात्मा अपने पास बिठाना नहीं चाहता।
मैं किसी समाज में किसी विशेष कार्यक्रम में जा नहीं सकता। मेरे पास अपने रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से अपने शिष्यों से जो धनोपार्जन किया था उससे मैंने आश्रम बनाया। उस आश्रम को बनने नहीं दिया गया, उसको सील कर दिया गया। यानी एक तरह से देखा जाए तो मई के महीने में आनंद गिरी खुद को अपमानित बता रहे थे नरेंद्र गिरी की तरफ से, और बातों से साफ है कि वो अपने गुरु से खासे नाराज थे। हाँ, ये सच है कि बाद में माफी भी मांगी थी। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को हाथ पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। लेकिन अब सुसाइड नोट में उनका नाम आने से संदेह बढ़ गया है। लेकिन फिर भी आनंद गिरी के समर्थक हैं जो अब भी कह रहे हैं कि वो निर्दोष है, और वो कहते हैं कि आत्महत्या नहीं, हत्या की गई। विवाद का कुछ है नहीं विशेष। महाराज जी से तो उतना ही थी, ये गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं। गलत फहमी के वजह से ही ये विवाद हुआ है। इसमें किसी तीसरे ने पूरे रंग को, राजनीति को रंग दी है। उसके बाद ही ये कुछ हुआ है, क्योंकि महाराज जी और बड़े महाराज के बीच में ऐसी कोई विशेष ऐसी बातें नहीं थी जिससे ये विवाद उत्पन्न होता है। और दूसरी जो सबसे अहम बात है कि सुसाइड नोट हम लोग को नहीं लगता है कि महाराज जी ने लिखा होगा, क्योंकि ये एक हत्या है। कोई आत्महत्या कहीं से प्रतीत हम लोग को नहीं होती है, क्योंकि महाराज जी, हम भी लोग लगभग 10 साल से महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें भी आज तक उन्होंने ना कहीं भी कोई लेटर लिख के दिया है और ना कुछ दिया है। कभी अगर आवश्यकता पड़ी भी तो महाराज जी ने साइन करने में भी ऐसा होता था कि मुझे नहीं लगता कि वो लेटर लिखे होंगे। तो अब भी एक तरफ आरोपों से इनकार किया जा रहा है, तो दूसरा सच ये है कि पुलिस तो शुरू से ही आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है। धारा 306 के तहत मुकदमा भी कायम किया गया है। मैं प्रयागराज के बाघंबरी मठ में मौजूद हूँ, और ये मठ की तस्वीरें हैं जहाँ आप देखिए कि एक बॉक्स के अंदर महंत नरेंद्र गिरी जी को रखा गया है, उनके पार्थिव शरीर को, और यहाँ एक एक करके जो उनके अनुयायी हैं या साधु संत हैं वो आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। FIR उनके शिष्य के द्वारा जो जॉर्ज टाउन थाने में लिखवाई गई है वो धारा 306 के तहत दर्ज की गई है, और वो आनंद गिरी के खिलाफ है। आगे की विवेचना चल रही है। यह स्पष्ट है कि विवेचना पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। लेकिन अब भी कई साधु संत ऐसे हैं जो नरेंद्र गिरी को करीब से जानते थे, और उनका कहना है कि नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते, और संदेह जता रहे हैं कि गुरु और चेले को एक ही गेम में कोई निपटा रहा है। हमारे गुरु जी की हत्या की गई है, इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। उनके साथ कोई साजिश हुई है, उस साजिश के साथ ये घटनाएं घटी गई हैं, इसकी CBI जांच हो, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री इसकी जांच कराएं और अपराधियों को दंड दें, क्योंकि वो ऐसा लड़ने वाला संत कभी मरने की बात नहीं सोच सकता है। सुसाइड का तो ऐसा कुछ लगता नहीं, क्योंकि बहुत ही जो है गंभीर आदमी थे और हर परिस्थितियों को जो है झेलने वाले आदमी थे। अब ईश्वर क्या कर सकता है भैया, वो तो पुलिस विवेचना की विषय बनता है। और यहाँ तक कई लोग कह रहे हैं कि यह हैंडराइटिंग नरेंद्र गिरी महाराज की नहीं है, और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। लेकिन असल सत्य वचन है क्या, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, और 18 सदस्यीय पुलिस की टीम इस जांच में जुट चुकी है। सत्य वचन यही है कि जब तक इस मौत के पीछे की ठोस वजह सामने नहीं आती है, तब तक जनमानस के मन में जो सवाल हैं वो यूं ही बने रहे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।